किताब घर के पिटारे में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बुद्धिज्म इन इंडिया, चैलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट, रिटन बाय गैल ओमवेट। ये किताब साथियों गैल ओमवेट के द्वारा लिखी गई है। 2003 में से सेज पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके 3 टर्म के रूप में अगर मैं डिफ़ाइन करूं, जो पूरी किताब की ब्रीफ समरी को हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीनों शब्द हैं बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म एंड बहुजनिज्म। साथियों, ये किताब गैल ओमवेट ने एक बड़े ही रिसर्च के माध्यम से प्राप्त डेटा के आधार पर लिखी है और ये किताब बुद्धिज्म इन इंडिया बाय गैल ओमवेट के द्वारा 2003 में लिखी गई, जो सेज पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में 9 अध्याय हैं और सबसे पहले गैल ओमवेट के द्वारा अपने इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि यह बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म एंड बहुजनिज्म को जानना चाहिए कि हु आर वी, हम कौन हैं, व्हाट इज़ रियली आवर हेरिटेज, और हमारी विरासत का यथार्थ क्या है। ये प्रश्न बहुजन, दलित बहुजन जनपुंज के दिल और दिमाग में बार बार उद्वेलित होता है। आखिरकार इस पुस्तक में उस प्रश्न की उद्वेलना को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है, इसे बड़ी ही बेखूबी के साथ बताया गया है। साथियों, आप बिल्कुल आंखें बंद करके ईयरफोन को कानों में लगा के ध्यान से सुन सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से एक लेखिका के द्वारा जो भारतीय सरजमी पर आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में डिफाइन किया गया है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ इंट्रोडक्शन में कोटेड किया गया है, और जो लिखते हैं कि धर्म का उद्देश्य दुनिया की उत्पत्ति को स्पष्ट करना है, जिसे रिलीजन कहा जाता है, परंतु धम्म का उद्देश्य इस विश्व का पुनर्निर्माण करना है। बाबा साहब ने कहा कि भारत में तमाम तरह की जो बुराइयां हैं, उन अधिकांश बुराइयों के लिए केवल और केवल ब्राह्मणिज्म जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, बी आर अम्बेडकर के कोट से इस इंट्रोडक्शन को शुरू किया गया है और आगामी 9 चैप्टर्स में जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, आर्कियोलॉजी हैं और तमाम तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, उनके आधार पर इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया है, जो निसंदेह तमाम रेफरेंस पुस्तकों में से उच्च कोटि की पुस्तक है। पहला जो चैप्टर इस पुस्तक का है, जिसका टाइटल है द बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें विवेचन किया गया। इसके साथ ही इस बात पर प्रश्न चिन्ह किया गया है कि इस हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म थ्योरी में फर्स्ट बीसी को टाइमलाइन माना गया है इंटरनेशनल लेवल पर, जो ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद की बात कही गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या इसका कोई जवाब है? द इंडिक एंड द वैदिक स्ट्रीम्स, 2 धाराओं की बात कही गई है। एक जो धारा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और दूसरी जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक आपदाओं से पतन हो गया, उस आपदा को अवसर में बदलने वाली वैदिक स्ट्रीम्स, वैदिक धारा, जिसने लंबे समय तक एक मिथ्या साहित्य की रचना करके अपने आप को निरक्षर लोगों के ऊपर कर्मकांड के माध्यम से, मैजिक के माध्यम के, रिचुअल्स के माध्यम से और तंत्र मंत्र विद्या यज्ञ के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से स्थापित किया है। लगभग 850 बीसी में ये गैंगेटिक प्लेन्स की ओर विस्तारित होती है, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन के बहुत से साहित्यों में से एक साहित्य जिसे महाभारत कहा जाता है, वह एक मिक्सअप स्ट्रक्चर को बताता है कि किस तरह शांतनु जो है एक मछुआरे की बेटी का अपहरण करता है, और उसके बाद ही पांडव और कौरव जो हैं वो एक मिश्रित संतान थे। ये इसमें विवेचित किया गया है। जो गण संघ थे उस समय के राज्य, जिनको कहा जा सकता है राज्य आप कह सकते हो, और संघ गण संघ की व्यवस्था जो अम्बेडकर ने भी इसको डिफाइन किया है। इसके बाद जो व्यवस्था है उसमें सेल्फ क्रिएशन ऑफ द ब्राह्मण्स, वेदास की बात कही गई है, जो बहुत लंबे समय बाद इन्होंने अपने आप को
और जो एक तरह से वोलेट सिविलाइजेशन थी, वोलेशन पर आधारित सिविलाइजेशन थी, जो पाप कर्म और व्यवस्थाएं थी उनको अपने आप में एक आदर्श स्वरूप में ढाला और खुद को सोसाइटी के उच्च पायदान पर रखा, ताकि वह अपने आप को एक सुप्रीम स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन कर सके। इस समय दो अगर विचारधाराओं की बात करें, जिसको कहते हैं एंशिएंट इंडिया वाज हिंदुइज्म, इट इज़ नॉट ट्रू। एंशिएंट इंडिया वाज बुद्धिज्म। प्राचीन भारत बुद्ध भारत था, न कि हिंदुओं का भारत था। दो परंपराएं, जो बुद्ध की परंपरा थी उसे सावन कल्ट्स के नाम से जाना जाता था, और दूसरी परंपरा को ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के नाम से जाना गया। जो समन ट्रेडिशन थी वह इक्वालिटी, फ्रीडम के ऊपर आधारित थी, जस्टिस के ऊपर आधारित थी, परंतु जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन थी वो वायलेंस पर आधारित थी, अन्याय पर आधारित थी, असमानता पर आधारित थी। इस आधार को हम रामायण के पात्र शंभु की राम के द्वारा हत्या करना और ब्राह्मण के बेटे मरने के बदले कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया गया, इसलिए शंभु को बिना वजह मारा गया, जिसके बाद राम पश्चाताप भी करते हैं, ये उस सभ्यता को अभिव्यक्त करता है। तो ये साथियों पहले चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से इस सिविलाइजेशन के ग्लोरियस पास्ट को हम समझ सकते हैं, और मिस इंटरप्रिटेशन बाय ब्राह्मणिक थिंकर्स और मॉडर्न थिंकर्स और ब्रिटिश थिंकर्स और एलिट इंडियंस के द्वारा किया गया, उसे भी इसे समझाया गया है। चैप्टर दूसरा जो है उसका टाइटल है द धम्मा, द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्ध की आधारभूत शिक्षाओं को अभिव्यक्त इसमें किया गया है। यहाँ कामा की बात की गई है, जिसे कर्म कहा गया, और जिसको पाली लैंग्वेज और उस लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में हम समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अनुवाद से मूल अर्थ बदल जाता है। यहाँ काम का मतलब एक्शन और रिजल्ट ऑफ एक्शन से डिफाइन किया गया है कि आपको अच्छा कार्य करना, अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है, और यदि आप गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, हिंसक कार्य करते हैं, उसका परिणाम भी हिंसक होता है। चार आर्य सत्यों की बात कही गई, जिसमें दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख को दूर करने के उपाय या सुख की बात कही गई है। मेडिटेशन और कंट्रोल ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिज्म का जो आधार है, जिसको बाद में हिंदुइज्म के द्वारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई, वह बुद्धिज्म का एसेंशियल पार्ट था। टू आइडेंटिफाई द सेल्फ एंड कॉस्मोस, अपने आप को पहचानने की और इस दुनिया को पहचानने की इस परंपरा को समन ट्रेडिशन के नाम से जाना गया। अनिका वर्ड का उपयोग किया गया, जिसका मतलब है क्षण भंगुर, यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं सनातन, सनातन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा जीवन ही क्षण भंगुर है। और इस इम्प्रीमेंसेस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हर पल बदलता रहता है। एक जलता हुआ दीपक, जिसकी लो थोड़ी देर के बाद जो जल जाती है वह बदल जाती है, दीपक से दूसरा दीपक, ऐसे ही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से सवेरा, हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड बदलती जाती है। अंता की बात कही है, जो नॉन सॉवल अनात्मवाद का आधार है, जो कई बार कहा गया कि बुद्धिज्म और हिंदुज्म एक हैं, किसी भी कीमत पर उनमें एकता नहीं है, क्योंकि जहाँ हिंदुज्म और जो ब्राह्मणिज्म है वह सोल, आत्मा और पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास करता है, परंतु बुद्धिज्म इसमें कदापि विश्वास नहीं करता। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म अनेक बार हमें देखने को मिलता है। दुख, सोरो, दुख की बात की गई है। ये तीन मुख्य आधार बताए गए हैं बुद्धिज्म की टीचिंग के, तीन केंद्रों पर, तीन आधारों पर बुद्ध की शिक्षा है। वो है क्षण भंगुरता, अनात्मवाद और दुख। रेस्पेक्ट फॉर लेबर, श्रम के लिए सम्मान की बात बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे पहले की गई है। इसके साथ साथ वुमन, उसकी डिजायर और होमलेसनेस की बात कही गई है। वैदिक सिविलाइजेशन, ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन जो पैट्रियार्की पर डिपेंड करती है, जो आज भी महिलाओं को उनका प्राधिकार प्रदान करने में हिचकिचाहट रखती है, नहीं देती है। चाहे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप इंडियन थॉट का पेपर उठाकर देख लीजिए, और चाहे आप रामायण के राम और उसके दो बेटे, और चाहे आप महाभारत के कृष्ण और उसके बेटे, और चाहे आप कौरवों के 100 पुत्र और पांडवों के 5 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र देख लीजिए, ये पूरी पैट्रियार्की बेस्ड सोसाइटी है। बट बुद्धिज्म की टीचिंग में वुमन पैट्रियार्की यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है। डिजायर, जो महिला की इच्छाएं हैं उनको अभिव्यक्त किया गया है, और केवल घर यानी कि मनुस्मृति में जो बाद में 1st सेंचुरी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखा गया, जहाँ जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाया गया पहली बार, पहली स्थान, हम कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ हिंदुज्म इन इंडिया
स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी। ये पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू हुआ है, जहां मनुस्मृति के माध्यम से ब्राह्मणवाद को पूरे सामाजिक रीति रिवाज में और आम लोग निरक्षर लोगों के ऊपर स्थापित किया गया, थोपा गया। उस घर की चार दीवारी से बाहर निकालने का समर्थन बुद्ध की शिक्षाओं में किया गया है। साथियों, गैल ऑमलेट की इस पुस्तक का तीसरा चैप्टर है और जिसका टाइटल है ट्रांसिटोरियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की बात कही गई है। अनिका, जो कि एक शॉर्ट टाइम की बात कही है, क्षण भंगुरता की बात कही गई है। यहाँ पर एक चतुर व्यक्ति और सुपरमैन की बात कही गई है, जो न केवल अपने कल्याण वेलफेयर की बात करता है अपितु दुनिया भर के कल्याण की बात करता है, जिसे बुद्धिज्म टीचिंग में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, या बहुजन का मतलब बहुत से लोगों से नहीं है, सभी लोगों से है। लैंग्वेज एज देश भाषा, जो कि बुद्धिज्म था वो पूरा उन भाषाओं में था जहां आज हिंदी और हिंदुस्तान की बात कही गई है, हिंदुत्व की बात कही गई है। बुद्धिज्म की टीचिंग में ऐसा नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अपितु चाइना में मंदारिन भाषा में, श्रीलंका में सिंहली भाषा में, जापान में उनकी भाषा में, दक्षिणी एशिया पूर्वी एशियाई देशों में उन भाषाओं में, यानी कि उस देशज भाषा को अपनाया गया। और ये बुद्धिज्म की जो ट्रेडिशन थी श्रमण परंपरा में, वो जातक कथाओं के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित थी, जो आज 132 से अधिक देशों में विद्यमान है। इस समय जो मौर्य एम्पायर था, जो कि भारत का एक समृद्ध एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर से पहले, ब्राह्मण एम्पायर से पहले, जहां लगभग 84,000 बुद्ध स्तूप बनाए गए ग्रेट सम्राट अशोक के द्वारा, जो कि गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बहुजन इन इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है। न केवल स्तूप बनाए गए अपितु बुद्ध के दुनिया भर में स्टेच्यू भी बनाए गए। बुद्ध की जो तस्वीरें उभर कर सामने आई, वो गंधर्व स्कूल के द्वारा बड़े स्तर पर इन तस्वीरों का निर्माण किया गया। संघ जो थे वो मुख्य स्थल बने और आगे चलकर जो बुद्धिज्म था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और थ्री वे ऑफ बुद्धिज्म की बात की गई, जिसमें थेरवदा, हीनयान, महायान और वज्रयान के नाम से बुद्धिज्म की टीचिंग के न्यू फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक एंड टाइटल है बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, बुद्ध की सभ्यता, जो इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से, अबोरिजिनल इंडियन सिविलाइजेशन और इंडिक सिविलाइजेशन के नाम से जिनको जाना जाता है। द फॉरगेटन पास्ट की बात कही गई है कि जो लिटरेचर इंडियन एलिट के द्वारा और ब्रिटिशर के द्वारा लिखा गया, उनमें इंडियन या बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन को भुला दिया गया या भुलाया गया। बिफोर ब्रिटिशर एंड द सेंस ऑफ आर्यंस अशोकाज एम्पायर, आर्यों के आने के सेंस की जो बात कही है, जो ब्रिटिशर के साथ शुरू होती है, क्योंकि आर्यंस इन्वेंशन थ्योरी क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। उनसे पहले सम्राट अशोक का साम्राज्य अपने आप में एक विशाल साम्राज्य और अपनी गाथाओं की विवेचना करता है, ग्लोरियस पास्ट को अभिव्यक्त करता है। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल, जो शक संवत 78 ईस्वी भी प्रारंभ किया गया, वह अपने आप भारत की गौरवशाली परंपरा का एक अजीब नमूना है। एंसेंट इंडिया वाज नॉट हिंदू इंडिया बट बुद्धिस्ट इंडिया। ये हमें जानना है बहुजनों को कि प्राचीन भारत हिंदू भारत कदापि नहीं था, अपितु मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म थ्योरी कहा गया है, वह बुद्धिस्ट इंडिया था। जो कास्ट सिस्टम है उसका बुद्धिस्ट इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, अपितु ये ब्राह्मणिज्म का आउटपुट है, निर्गत है मनुस्मृति और उसके बाद के साहित्य में इसको विस्तारित स्वरूप दिया गया है। बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप और बुद्ध की गुफाएं, तत्कालीन गुप्त काल में जो मंदिर, जिससे पहले मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं था, गुप्त काल में अधिकांश मंदिर बनाए गए। उन मंदिरों के पूर्व का जो स्ट्रक्चर, विहार, स्तूप और केव लाइक रामा मंदिर, टेम्पल और रामा जो बनाया गया, वह भी एक बुद्ध विहार और स्तूप था, जहां बाद में मस्जिद और मस्जिद के बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है। पुष्यमित्र शुंग, वह पहला ब्राह्मण किंग था जो कि गवर्नर ऑफ वृहदत्त था, जिसने धोखे से वृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत किया और उसके बाद तमाम तरह के ब्राह्मणिकल लिटरेचर को राइटिंग फॉर्म्स में डिजाइन किया गया। पल्लवों ने 7वीं शताब्दी तक इसके आगे बढ़ाया और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा बड़े स्तर पर हिंदुज्म को वैष्णव और शैव अवतारवाद की थ्योरी के रूप में स्थापित किया गया। बिल्डिंगें बनाई गई और बहुत से मंदिर बनाए गए। ये शंकराचार्य, जिसको ग्रेट एनिमी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस पुस्तक का 5वां अध्याय है जिसका टाइटल है द डिफीट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया,
भारत में बुद्धिज्म कैसे पराजित किया गया, उसको हराया गया। बुद्धिज्म कैन नॉट को एग्जिस्ट विद ब्राह्मणिक हिंदुइज्म। ब्राह्मणों के अधीन जो हिंदूवाद की अवधारणा उदित हुई या इस समय जो चल रही है, उसके साथ बुद्धिज्म कदापि सह अस्तित्व नहीं रख सकता है। यहाँ तक कि चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हेन सांग जब भारत आया तो उसके लिटरेचर और वक्तव्य में भी इसको हम समझ सकते हैं। हिंदुइज्म विच ट्रांसफॉर्म वर्शिप ऑफ शिवा, शिव और विष्णु की बड़े स्तर पर पूजा की गई और उसके अवतारवाद के तकनीक के माध्यम से ब्राह्मणवाद ने जो स्थानीय देवता थे उनको ऑब्जर्व कर लिया, अपना बना लिया, जिसके माध्यम से आम जनता को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट और आकर्षित करने में सक्सेसफुल हुए या सफल हुए। एक अग्रेसिव कंपेनिंग और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय शंकराचार्य जो चलाया गया, जिसके माध्यम से हिंदू की स्थानीय देवी देवता जो कि मूल भारतीय बहुजन थे उसको ऑक्युपाई किया गया। इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे 85 लगभग 85% ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण फैमिली में थे वो बुद्धिस्ट फैमिली ब्राह्मण के द्वारा मिस इंटरप्रिटेशन स्टार्टेड किया गया और ये री इंटरप्रेटेड किया गया कि बुद्ध जो हैं वो विष्णु के 9 अवतार हैं और इस मिथ्या के माध्यम से उन्होंने बड़े स्तर पर बुद्धिज्म को भारत में पराजित किया। हालांकि भारत से बाहर बुद्धिज्म बड़े स्तर पर प्रचारित हुआ। इसी के साथ मुस्लिम इन्वेंशन ने और हिंदुत्व फोर्सेस के द्वारा जो वॉयलेंस का आधार, जैसा कि वेदों में स्तुतियां मंत्रों में वॉयलेंस की बात कही गई है, पुरंदर की बात कही, केवल हिंसा और हिंसा और हिंसा और विजय के लिए मंत्रों की स्तुति है। उस हिंदुत्व फोर्सेज ने नया स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया और उसने इसको डिफीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, इस पुस्तक का 7वें अध्याय का शीर्षक है द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सोच रहे होंगे किस तरह से राजनीति विज्ञान में भक्ति आंदोलन का अपना महत्व है, जिसने आम लोगों के दिलों और दिमाग पर इन हिंदुइज्म की अवधारणाओं को स्थापित किया तो कहीं कहीं चैलेंजेस भी किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन 1000 सालों से धार्मिक व्यंजनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है, जो धार्मिक अभिव्यक्तियां हैं उनको बता रहा है। इन्हें संत कहा गया, संत कवि कहा गया, जो कि कुछ स्तर पर हिंदूवाद के प्रकार भी थे। रिलीजियस रिवोल्ट भी देखने को मिला, शोषण के खिलाफ विद्रोह भी देखने को मिला। भक्ति आंदोलन के संतों की इन कविताओं में कास्ट क्रिएटिविटी भी देखने को मिली, निम्न जातियों की सृजनशीलता भी देखने को मिलती है। नंदनार, संत रविदास, संत कबीर, महार संत कबीर, संत कोहिमेला, संत तुकाराम, इनकी क्रिएटिवनेस ने पूरे ब्राह्मणिज्म को चैलेंज उत्पन्न कर दिया। संत नंदार को प्रतिरोध किया गया परंतु वे पीछे नहीं हटे। इसी तरह से चमार संत रविदास को ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन में शामिल करने की कोशिश की, परंतु रविदास ने कहीं भी रामानंद अपने गुरु का नाम नहीं लिया, न ही कबीर ने नाम लिया और न ही चौक मेला और तुकाराम के द्वारा बड़े स्तर पर सामाजिक क्रांति, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कही गई। मीराबाई जो राजपूत कवियत्री थी, क्वीन झाली, एकनाथ और रामानंद, इन कवियों ने भी भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन में योगदान दिया, परंतु मीराबाई के गुरु संत रविदास थे और एक उच्च जाति की महिला संत कवियत्री के द्वारा रविदास का फॉलोअर्स होना अपने आप में उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। अनेक स्तर पर ब्राह्मणिकल मिस इंटरप्रिटेशन अभी भी देखने को मिलता है। संत कवियों को ऑक्युपाई करने की कोशिश की जाती है। 7वां अध्याय है ब्रिटिश एरा, जिसमें हमें कॉलोनियल चैलेंजेस को देखने को मिले, इंडियन रेस्पॉन्सेज की बात कही और बुद्धिस्ट रिवाइवल की बात कही गई है। साथियों, गैल ऑमवेट ने बताया है कि मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ कैपिटलिज्म के माध्यम से और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। ब्रिटिशर एंड अदर रूलर्स ऑफ इंडिया में डिफरेंसेज इसमें बताया गया कि किस तरह से ब्रिटिशर भारतीय नहीं बने, अपितु जो अन्य आक्रांता भारत में आए उन यवन या यूनानी आक्रांताओं से लेकर मुस्लिमों तक वो सब भारतीय हो गए, परंतु अंग्रेज कभी भी भारतीय नहीं बने, इस सरजमी से वापस चले गए। वो एक तरह से कॉलोनियल रूलर थे। हमें इसी दौरान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस देखने को मिली। पॉलिटिकल का मतलब फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस की बात हमें देखने को मिली
और पॉलिटिकल सिनेरियो में स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई ब्राह्मण्स के द्वारा किया गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमें जो आर्थिक संरचनाएं थी वो देखने को मिली। सोशल चैलेंजेस में जो ब्रिटिशर थे उनके सबॉर्डिनेट के रूप में तमाम तरह की नौकरियों में इंडियन एलिट ब्राह्मण बनिया कॉम्बो के द्वारा पूरे नेशनल मूवमेंट को ऑक्यूपाई किया गया। पूरे करिकुलम में जो लिखा गया राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें ब्राह्मण थिंकर्स के माध्यम से, वॉयलेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि केवल उन्हीं ब्राह्मण लीडर्स के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल चैलेंजेस था बहुजन के सामने, जो अभी धीरे धीरे उसको डाइवर्ट या उसको रियल फॉर्म में डिज़ाइन करने की कोशिश की जा रही है। अधिकांश जो राइटिंग वर्क्स था वो या तो ब्रिटिशर ने लिखा या इंडियन एलिट के द्वारा लिखा गया। इसका मतलब जिन्होंने अपना इतिहास लिखा उन्होंने इतिहास में अपने आप को एक बड़ा नायक साबित किया। ये भी बताया गया कि जो इंडियन हिस्टोरियन हैं उनका एक तरह से इसी मिसलीडिंग को कैरी फॉरवर्ड किया गया, दैट क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदुज़्म, हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया एंड क्रिश्चियन इंडिया, परंतु इट इज़ नॉट करेक्ट। क्रिश्चियन आइडेंटिटी मुस्लिम आइडेंटिटी की तरह हिंदू आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणिज्म ने हिंदुज़्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। बहुजन थिंकर्स जिनको इग्नोर किया गया, सबल्टन थिंकर्स जिनको अनसुंग हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जा सकता है, वो दलित, वो आदिवासी और वर्तमान में ओबीसी, ये थिंकर्स जिन्होंने ब्रिटिश एरा में बहुत बड़ा योगदान दिया, परंतु लेखकों ने इनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया। महिमा धम्म मूवमेंट के द्वारा भीमाबाई जो उड़ीसा में मूवमेंट था, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित आयुथी थॉस और ईवी रामासामी पेरिया, ये बहुजनों के महत्वपूर्ण नायकों में से कुछ नायक हैं जिन्होंने पूरे इंडियन एलीट को चैलेंज किया और ब्रिटिश एरा में ये साबित किया कि बहुजनों का इंडिया है। इंडिया इज नॉट ए ब्राह्मण कंट्री, इंडिया इज ए बहुजन कंट्री। पुस्तक का 8वां चैप्टर मॉडर्न एज के रूप में डिफाइन किया गया है और जहां रैशनलिज्म और सोशल जस्टिस की बात कही गई है कि ये सब के लिए तमाम भारतीय लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य जो उच्च क्लास हैं, सभी में रैशनलिज्म तार्किकतावाद को बढ़ावा दिया जाए, सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रैशनलिज्म और सोशल जस्टिस का मूवमेंट चलाया गया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आई हैव बीन बॉर्न ए हिंदू, आई विल नॉट डाई ए हिंदू। मैंने एक हिंदू के रूप में जन्म लिया लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। निसंदेह वो हिंदू के रूप में नहीं मरे। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और 20वीं शताब्दी में बुद्धिज्म का रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया का एक सबसे बड़ा लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। समता सैनिक दल उनके एक सैनिक बने जो बुद्धिज्म के सैनिक के रूप में आप उनको जान सकते हैं। पुस्तक का अंतिम अध्याय कंक्लूजन, जिसमें बहुजनिज्म की धारणा की बात कही गई है कि जिस तरह बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म और है उसी के कैडर पर हमें बहुजनिज्म को स्थापित करना पड़ेगा। एससी, एसटी एंड ओबीसी की इस ग्लोरियस रिवोल्यूशन और पास्ट को आइडेंटिफाई करके उसको रिटर्न फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसे कांचलाया शेपर्ड कहते हैं, रीड राइट देन यू कैन फाइट। पढ़ो लिखो और उसके बाद आप संघर्ष करो, बिकॉज इंडिया इज ए बहुजन कंट्री, इंडिया इज नॉट ए ब्राह्मण कंट्री। चैलेंजेस टू हिंदुत्व फोर्सेज, जो नियो क्षत्रियों को ऑक्यूपाई किया गया है ब्राह्मणिज्म के द्वारा, उनको ये समझाने की बात है, उनको इन तीनों ग्रुप के द्वारा, बहुजनों के द्वारा चैलेंज करने की बात है कि इन हिंदुत्व फोर्सेज को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें समझाया जाए कि व्हाट इज द रियल हिस्ट्री ऑफ यू, आपका वास्तविक इतिहास है। इसी के साथ कंक्लूजन में निर्वाण शब्द को डिफाइन किया गया है, जिसका ब्राह्मणों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया है या गैल ऑम्बेट का कहना है। निर्वाण मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, गुरु से आज़ादी, प्रश्न पूछने नहीं पूछने से आज़ादी, परंपराओं से आज़ादी, धार्मिक ग्रंथों से आज़ादी। इसका मतलब है कि ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म व्यक्ति में बुद्धि और विवेक है, उसका उपयोग करके वह सत्य और असत्य को जाने। किसी के कहने से या किसी का दिन पीएचडी करने के, गुलामी करने से या गुरु शिक्षा प्राप्त करने से उसको नहीं माने, जैसे कि कबीर और रविदास ने रामानंद को कभी नहीं माना, सिंगल कोट भी उनका यूज नहीं किया। कर्मा को मीन्स एक्शन के रूप में डिफाइन, मिस इंटरप्रिटेशन बाय ब्राह्मणिज्म एज रीबर्थ थ्योरी, बट बुद्धिज्म have not believe in
रीबर्थ थ्योरी, बिलीव ओनली इन कर्म, कर्म अच्छे करो अच्छा फल है, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। और शुकवती सिद्धांत जिसे ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है, ये था गैल ऑम्बेट की पुस्तक बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको हम बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड बहुजनिज्म, अब हमारी बारी है फर्स्ट बुद्धिज्म, जिसको बाद में ब्राह्मणिज्म ने ऑक्यूपाई कर लिया, अभी तक ये ऑक्यूपाई कर रखा है। उस ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करके हमें बहुजनिज्म को स्थापित करना है, रियल हिस्ट्री और ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रिवाइवल करना है, उसे स्थापित करना है, अपने अतीत को, सच्चे अतीत को जानना है, और हमें चैलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट। ये था साथियों किताब घर का पिटारा, जिसमें गैल ऑम्बेट ने बहुजनों के लिए एक बहुत बड़ी लीडिंग पोजीशन को डिफाइन किया है कि वह इस पुस्तक से सीख सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक पाथ उनको दिया है जिसको हम कह सकते हैं न्यू विजन पाथ ऑफ शुद्राज और अति शुद्राज, जिसको फॉलो करके वो अपने ग्लोरियस पास्ट सम्राट अशोक के उस ग्लोरियस गोल्डन एज को फिर से भारत में स्थापित कर सकते हैं और भारत को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश स्थापित कर सकते हैं वाया बुद्धिज्म, वाया बहुजनिज्म। Thank you so much.